हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण इस प्रकार है, आगे देखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की मूल पाठ में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो ये किस प्रकार हुई 8 से 12? तो दोस्तों, वक्त के हिसाब से हर चीज की जरूरत पड़ती है और उसमें वृद्धि होती जाती है। ठीक है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वक्त के हिसाब से जरूरत पड़ती गई, तो हमारी सरकारों ने मिलकर इसमें संशोधन किया और 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। ठीक है। तो जरूरत तो हर चीज में पड़ती ही है और हर चीज में वृद्धि भी करनी पड़ती है। जैसे कि कोई घर है, उसमें शुरुआत में 2 कमरे बने हुए हैं। ठीक है। फैमिली बड़ी हो रही है, धीरे धीरे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, तो घर में और भी कमरे बनाए जाते हैं और भी छत पर मतलब निर्माण कार्य किया जाता है। दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। धीरे धीरे जब भी जरूरत पड़ती है सरकारों को, तो वो संशोधन करके उसमें आर्टिकल्स वगैरह को जोड़ती जाती है। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में 395 आर्टिकल्स अनुच्छेद हो चुकी है। धीरे धीरे जरूरत पड़ती है तो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। खैर, आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रथम अनुसूची। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी कि भारत और उसके जो स्टेट है, राज्य हैं, उनका उल्लेख है, और संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे याद रखना है कि प्रथम अनुसूची में भारत है, हमारा प्यारा भारत, उसका वर्णन है, उसके जो राज्य हैं जिससे मिलकर भारत बनता है उसका उल्लेख है, और जो बचती है केंद्र शासित प्रदेश जिन पर राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का मतलब नियंत्रण नहीं रहता, सीधा राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, उनका उल्लेख है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में एक बार फिर देख लेते हैं क्या है। तो भारतीय संघ के घटक घटक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, यानी संघीय राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं। सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द्वितीय अनुसूची। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है। द्वितीय अनुसूची में इन पदों के उल्लेख का आशय यह है कि इन पदों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या क्या है देख लेते हैं एक बार फिर। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो भी बड़ी पद हैं उनके पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन वेतन यानी सैलरी, भत्ते यानी फंड्स हैं, पेंशन यानी कि जो उनको जो पेंशन मिलती है ना, तनख्वाह नहीं, पेंशन बोलते हैं, जो बाद में रिटायर होने के बाद मिलती है, अ, आदि का उल्लेख है। और
द्वितीय अनुसूची के इन पदों के उल्लेख का आशय यह है कि इन पदों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। ये भी बताया गया है इसमें कि इन पदों को जो बताए जा रहे हैं ऊपर पद, इन पदों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। ठीक है, संविधान में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तृतीय अनुसूची। इसमें विभिन्न पदधारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं तृतीय अनुसूची में क्या है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो दोस्तों तृतीय अनुसूची में क्या है, तो जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति से लेकर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है अपने पद पर आसीन होने के पहले, उनको अपना पद संभालने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले जो भी शपथ ली जाती है, ठीक है, उसका वर्णन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि पहली में क्या है, तो भारत का वर्णन है, भारत के राज्यों का वर्णन है। ठीक है, और उनके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है पहली में। दूसरी में जो भी बड़ी बड़ी पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो भारत को चलाते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा भारत की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है, जनसंख्या के लिए नियम कायदा कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, उनका वर्णन है, उनका वेतन भत्ते का वर्णन है। ठीक है, और तीसरी में उनकी द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। तो कहते हैं कि भारत एक राज्य है, उसके द्वारा मतलब सॉरी उसके द्वारा नहीं, उसके जो राज्य हैं उनका वर्णन, उनके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरी में क्या, तो उसको चलाने वाले जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते आदि का वर्णन है। ठीक है, और तीसरी में उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। बिल्कुल सिंपल। पहले कह रहे हैं कि पहले हमारा जो देश है उसको हम संभाल लेंगे, तो पहले हमें वेतन चाहिए, वेतन भत्ता चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम शपथ लेंगे इसको चलाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चतुर्थ अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में, इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। तो जो भी राज्य हैं भारत में और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां से जो भी मतलब जो सदस्य चुनकर आते हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व है, मतलब राष्ट्रपति को चुनने के लिए किस राज्य से कितने मतलब जो वो होते हैं ना कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोगों की मतलब जो जरूरत पड़ती है ना, ठीक है, उनका वर्णन है। विधायकों का वर्णन, मतलब जो कितने कितने राज्यों से कितनी विधानसभा सीटें हैं जो राष्ट्रपति को चुनने के लिए आने वाली हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, आगे देखिए। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवी अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो कह रहे हैं कि पांचवी अनुसूची में भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो उन के क्षेत्रों को मतलब नियंत्रण करना और उनके क्षेत्रों के लिए मतलब व्यवस्थाएं बनाना, नियम बनाना, कायदा कानून बनाना, ठीक है, आदि के बारे में मतलब इसमें वर्णन किया गया है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, तो भारत की SC ST जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स होती है ना, उनके बारे में कहाँ पर वर्णन मिलता है, तो पांचवी अनुसूची में। ठीक है,
आगे देखिए, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो छठवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आप ऐसे याद करें, AMTM नाम से आप याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। ठीक है। तो जो 7 सिस्टर स्टेट है ना, वहां से ये जो 4 स्टेट है, इनके बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा की गई है छठी अनुसूची में। ठीक है। आगे देखिए, सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखेंगे भी। तो सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। तो इसमें कैसे बताया गया है? तो देखिए, तो जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें होती हैं, उनके बीच में किस चीज को लेकर कौन मतलब नियम बनाएगी, कौन हैंडल करेगी, किस चीज को ले किस मतलब बात को लेकर केंद्र मतलब डिसीजन लेगी या राज्य सरकार डिसीजन लेगी। ठीक है। केंद्र सरकार डिसीजन लेगी या राज्य सरकार डिसीजन लेगी, इस चीज को लेकर इसमें बताया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है। तो और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? तो तीन सूचियां तैयार की गई हैं। ठीक है। 3 सूचियां तैयार की गई और उनमें वर्णन किया गया। तो देखिए, संघ सूची, संघ सूची को ले कर सिर्फ केंद्र सरकार दोस्तों नियम बना सकती है। केंद्र सरकार उन चीजों को लेकर डिसीजन ले सकती है, नियम बना सकती है। ठीक है। तो ये हुई संघ सूची। और राज्य सूची, इसमें जो विषय हैं उनको लेकर केवल राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है, राज्य सरकार नियम बना सकती है और डिसीजन ले सकती है। ठीक है। आगे देखिए, समवर्ती सूची, इसमें जो विषय हैं उनको लेकर संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही डिसीजन ले सकती है और निर्णय ले सकती है और नियम बना सकती है। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है। तो इसमें केंद्र राज्य सरकारों की बीच शक्ति की बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची में केंद्र सरकार नियम बनाती है और डिसीजन लेती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार नियम बनाती है और डिसीजन लेती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बनाती हैं और डिसीजन लेती हैं। ठीक है। बिल्कुल। और दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार द्वारा जब डिसीजन लिया जाता है तो उसका थोड़ा मतलब वैल्यू अधिक होती है। ठीक है। उसका पावर थोड़ा अधिक होता है। ठीक है। बस इतना है। बिल्कुल सिंपल है, आराम से याद कर सकती हैं आप। 2-4 बार आप दोहराएंगी, बहुत अच्छी से याद हो जाएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और ये जरूरी है दोस्तों, ये आपको याद होना ही चाहिए। अनुसूचियां हैं, भाग हैं। ठीक है। और ये जो संविधान की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। संविधान हमें अपना याद बिल्कुल मौखिक होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश की शान है। ठीक है। और इसी से हमारा देश चल रहा है। आपको कभी भी समस्या आती है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी दैनिक जीवन में भी। ठीक है। आगे देखिए, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या हुआ है? तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। ठीक है। आगे देखिए, 1967 में 1967 में ईस्वी आप नहीं पढ़े, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखिए, 1967 में सिंधी को जोड़ दिया गया, और ठीक है, तो कितनी हुई? 15 है। और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया, तो कितनी हो गई? 18 है। ठीक है।
और उसके बाद 2014 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कितनी हो गई? 22। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से याद कर लेंगे आप। ठीक है, आगे देखिए, तो एक बार फिर देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से भारत 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद 2004 में मैथिली, संताली और डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 22 भाषाएं हो गई जिनका 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। देखिए 9वीं अनुसूची दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें दोस्तों जो भी राज्य हैं भारत में, उनके द्वारा राज्यों में जो विकास कार्य किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, जब स्कीमें लागू होती हैं, तो जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, विकास कार्य किए जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी राज्य में ये जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, अब कोई व्यक्ति का खेत आ रहा है रास्ते में, अब कोई व्यक्ति कहे हम नहीं अपना खेत देंगे, हम अपने खेत में मतलब फसल उगाते हैं, हम क्यों अपना खेत दें, तो वो निर्माण कार्य या विकास कार्य तो रुक जाएगा ना। तो इसके लिए सरकार ने मतलब इस अनुसूची में सुधार किया, संशोधन किया, और राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो फिर कोई व्यक्ति इसके माध्यम से क्या हुआ कि राज्यों में विकास कार्य के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। तो किसी भी व्यक्ति का वहां पर रोक नहीं लगाई जा सकती, किसी भी व्यक्ति द्वारा रोक नहीं लगाई जा सकती कि हम अपना खेत नहीं देंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे, वगैरह वगैरह, या किसी का घर ही आ रहा हो, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य सरकार उसकी संपत्ति को अधिकृत कर सकती है, मतलब अपने अधीन कर सकती है, और उसको जितना मुआवजा होगा, जितना पैसा बन रहा है वो दे देगी। ठीक है, तो ये राज्य सरकार, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां बताई गई हैं। ठीक है, तो कम से कम उसका मतलब जो खेत आ रहा है किसी व्यक्ति का, या किसी मतलब का घर आ रहा है, तो उसके द्वारा मतलब रोक तो नहीं लगाई जा सकती, मतलब विकास कार्य में या किसी भी निर्माण कार्य में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है। आप अपने हिसाब से देखिए कि कहीं आप मतलब आपके क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, किसी के घर आ रहा है तो वो रोक लगा दे, अपना घर ना दे, तो वो बहुत लंबी दूसरी रास्ते से निकालना पड़ेगा, या कुछ और वजह से मतलब वो कार्य रुक जाए, है ना, या रास्ता बदलना पड़े, तो ये तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए वो उसका घर या जमीन को जब्त करके, या उसकी जमीन में रेल लाइन बिछाकर सरकार उस कार्य को लगातार और मतलब निरंतर जारी रख सकती है। ठीक है, तो ये अधिग्रहण जरूरी भी है, और उसको मुआवजा भी तो मिल रहा है, फिर उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये नियम न्यायालय में नहीं ली जा सकती कि भाई वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम हमारा घर आ रहा है या हमारी जमीन आ रही है, हम ये नहीं देंगे, और सरकार दूसरे रास्ते से रेल लाइन बिछा ले या दूसरी जगह से ये निकाल ले या रोक दे, इस कार्य को नहीं कर सकता। ठीक है, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है, तो 284 अधिनियम इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं, जिनको लेकर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है या केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। तो किसी का उस पर मतलब ये नहीं चलेगा कि हम इसको न्यायालय में ले जाएंगे और हम इसको इस पर मतलब मुकदमा या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये कार रोक लिए जाए, नहीं होगी। 284 अधिनियम है जिन पर मतलब सरकार ये अपने नियम कायदा कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो 10वीं अनुसूची में क्या हुआ, 10वीं अनुसूची में क्या हुआ, तो दल बदल को लेकर ये इसमें वर्णन है। देखिए, यह संविधान में
52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1985 में, ठीक है। और इसमें किस चीज का वर्णन है, किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जैसे कि दोस्तों कोई पार्टी होती है, कोई नेता है, जीत रहा है बार बार, या इस पार्टी में उसको मतलब फायदा नहीं हो रहा है, उस पार्टी में फायदा हो रहा है, तो बार बार अपनी पार्टी बदल लेता था कोई भी नेता या कोई भी लीडर वगैरह, ठीक है। तो उसको लेकर उस पर थोड़ी रोक लगा दी गई है, या उसको लेकर ऐसा नियम बना दिया गया है कि आप ऐसा करेंगे एक मतलब कानूनी दायरे में रहकर, ठीक है। जो भी करना है कानूनी दायरे में रहकर करें, ठीक है। तो दल बदल पर इसमें मतलब विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। आगे हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक एक अनुसूची आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने को मिलेगी। ये तो पूरा एक ही वीडियो में हम आपको अनुसूचियां दिखा दे रहे हैं। उसके बाद भाग आएंगी, उसके बाद एक एक अनुसूची आएगी, उसके बाद एक एक भाग को बताएंगे, फिर एक एक अनुच्छेद को बताएंगे। दोस्तों बिल्कुल आप टेंशन न लें, हम संविधान को ऐसा आपको घोल के पिला दिया जाएगा हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर, ठीक है। आप भी दल बदल की तरह एक दूसरे के यूट्यूब चैनल पर न जाएं, इसमें जुड़ चुकी हैं तो आप इस पर पूरा फोकस करें और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे यहाँ पर। थोड़ा वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, उसके लिए आपको मतलब टेंशन ना लें, क्योंकि लंबा वीडियो में कुछ नॉलेज तो होगा, तभी तो लंबा हो रहा है वीडियो, है ना। खैर आगे देखिए, 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान की 73वां संविधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में क्या हुआ दोस्तों? यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1993 के द्वारा, ठीक है, 93 में, ठीक है। इसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। तो पंचायती राज्य जो व्यवस्था राज्य होते हैं, जो ग्राम पंचायतें होती है ना विभिन्न शहरों में, आसपास जो गांव में पंचायतें होती है ना, उनको 29 विषय दिए गए कि ये 29 विषय लीजिए और इन पर कार्य कीजिए। आप अननेसेसरी कार्य कर रहे हैं, पैसा सरकार का जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, गाँव के लोगों की स्थिति बदहाल है, बेकार है, उनका विकास ही नहीं हो रहा है, ठीक है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ठीक है। तो सरकार के द्वारा ये संशोधन किया गया और उनको 29 विषय दिए गए कि इन 29 विषयों पर आप कार्य करें, इनके अलावा आपको इधर उधर फालतू के कार्य नहीं करना, ठीक है। तो ये हुआ, समझ रहे हो कितना बेहतरीन कार्य किया गया। तो एक बार फिर देख लेते हैं 11वीं अनुसूची में क्या हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्य दिए गए, 29 विषय दिए गए जिन पर पंचायती राज्यों को कार्य करना पड़ता है या कार्य करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। ये भी उसी समय किया गया जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसी समय, ठीक है। तो आगे देखिए, 93 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो एक बार फिर देखते हैं 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए। देखिए दोस्तों, नगर पालिकाएं, जो नगर पालिकाएं होती हैं शहरों में, गांव में होती है नगर ग्राम पंचायतें, जो पंचायतें होती हैं, और शहरों में होती हैं नगर पालिकाएं, ठीक है। तो नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए शहरों में विकास कार्य के लिए? तो 18 विषय। देखिए गांव में दोस्तों 29 विषय दिए गए हैं विकास कार्य करने के लिए, क्योंकि गांव में थोड़े लोगों की स्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल होती है, ज़्यादा समस्याओं से भरी होती है, ठीक है।
और शहरी जीवन से थोड़ी दूर होती है, इसलिए 29 विषय दे दी गए। ठीक है, और शहरी यानी शहरों में तो 18 विषय दी गए। ठीक है, तो नगर पालिकाओं को सौंप दी गई ये कार्य कि इन पर आप कार्य करें, अननेसेसरी कार्यों में पैसा न जलाएं सरकार का, और वो वहाँ पर व्यर्थ का पैसा सरकार का बर्बाद न करें। इन जो जो 18 विषय दिए जा रहे हैं इन पर कार्य करके लोगों का जीवन सुधारें। ठीक है, तो ये सब कार्य किए गए। ठीक है, तो आप दोस्तों 12 अनुसूचियां आपने पढ़ ली, आप इनको एक बार अच्छे से वीडियो को दोहराएंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी और भटकना नहीं है, इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, और दोस्तों धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो पूरी देखने के लिए। आप दो तीन बार इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियोज़ को दोस्तों शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।